नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जी हाँ, जैसा कि आपको विदित है, आरपीएससी के द्वारा व्याख्याता परीक्षा के अंतर्गत फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर की परीक्षा में भूगोल विषय के सिलेबस को थोड़ा सा चेंज किया है। अब आपको ऐसा थोड़ा सा क्या है कि बहुत सारा कर दिया नहीं, कुछ कुछ टॉपिक्स हटाए हैं, कुछ कुछ टॉपिक क्या करें हैं, जोड़े हैं। तो उन्हीं का एक छोटा सा आज मैं आपके सामने चर्चा करूँगा, जिसके अंतर्गत आप थोड़ा सा आइडिया हो पाएगा कि भाई हमें किन टॉपिक को छोड़कर किन टॉपिक पे फोकस करना है। क्योंकि जब भी सिलेबस में कोई नए टॉपिक जुड़ते हैं तो उनमें प्रश्नों के आने की संभावनाएं क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जब प्रश्नों के आने की संभावनाएं बढ़ जाती है तो उसको देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। रणनीतिक रूप में वो भी क्या हो जाती है, इम्पॉर्टेंट। और जल्दी ही इससे संबंधित पहलुओं पर हम कवर भी करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको घर बैठे ही, चाहे आप ऑनलाइन बैठ कर तैयारी कर रहे हो चाहे ऑफलाइन तैयारी कर रहे हो, फ़ायदा मिल सके। तो चलो आज का सत्र शुरू करते हैं कि आज प्राध्यापक स्कूल परीक्षा भर्ती परीक्षा के अंतर्गत द्वितीय जो प्रश्न पत्र है उसका भूगोल विषय का हम चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि भूगोल विषय के अंतर्गत जो प्रश्नों की संख्या पूछी जाती है वो कितनी पूछी जाती है, वो 150 पूछे जाते हैं। जो अधिकतम 300, मतलब हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ध्यान रखना, ठीक है। और 3 घंटे में परीक्षा हमको करनी होती है, ठीक है। आपको पता है फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर 2 होता है। फर्स्ट पेपर जीके का पेपर होता है, सेकंड पेपर सब्जेक्ट का पेपर होता है। तो सब्जेक्ट में कुल 150 क्वेश्चन है और 300 नंबर की है। तो इसका मतलब हर प्रश्न जो है 2 नंबर का वेटेज रखता है, ठीक है। अगर आप 100 क्वेश्चन करके आएंगे तो 100 क्वेश्चन करने के अंतर्गत आप ऐसे मान लो 200 नंबर क्या है स्कोर कर पाएंगे। हाँ, इसमें एक छोटी सी मैं जानकारी आपको ये दे देता हूँ। इसके अंतर्गत जब हमने बांटा गया है तो 12th तक की जानकारी, 12th क्लास तक की परीक्षा की संबंधित जानकारी, फिर ग्रेजुएशन तक की जानकारी और पीजी लेवल तक की जानकारी पे वो हमसे प्रश्न पूछता है। इन तीनों में मिला के करीब 120 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो फिर आप कहोगे सर बाकी 30 क्वेश्चन, बाकी 30 क्वेश्चन शिक्षण शास्त्र, शिक्षण अधिगम सामग्री, शिक्षण अधिगम में संगणक सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग, इन सब के ऊपर आता है। ये कॉमन आपके है, जिसमें आप साइकोलॉजी वगैरह से जुड़े हुए पहलुओं को या मैनेजमेंट से जुड़े हुए पहलुओं को जोड़कर क्या है देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर आप कहोगे सर आज के सत्र में जो हम 120 प्रश्न है, मतलब 150 में से 120 प्रश्न, उसके बारे में क्या है चर्चा करेंगे, ठीक है। 30 प्रश्न जो है ये कॉमन है, लगभग सभी परीक्षा पेपरों में जो भी सब्जेक्ट के होते हैं उनके साथ पूछे जाते हैं। ऐसे टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो अब ये 120 क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं, कवर करते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले तरीका क्या है पढ़ने का, इसमें हम क्या करते हैं कि तीनों लेवल को, कि भाई 12th लेवल तक के जो टॉपिक चेंज हुए, ग्रेजुएशन तक के चेंज क्या हुए हैं और पीजी लेवल में क्या चेंज हुए, उनको अपन एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला उच्च माध्यमिक स्तर अर्थात 12th लेवल, 12th क्लास तक का। तो आप कहोगे सर इसके अंदर जो हम एनसीईआरटी 11वीं 12वीं की क्लास पढ़ते हैं या राजस्थान बोर्ड की किताबें पढ़ते हैं उन्हीं से काम चल जाता है क्या? नहीं साहब, इसमें थोड़ा सा उसके अलावा भी हमको क्या करना होता है, पढ़ना होता है, ठीक है। इसके अलावा हमको थोड़ा सा ये देखना होता है कि रेफरेंस, क्योंकि देखो व्याख्याता है तो व्याख्याता को व्याख्या करना होता है। तो ऐसे में हमको थोड़ा सा अच्छी रेफरेंस बुकों से पढ़ना होता है। उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो आपको लेके आऊँगा कि साहब कौन कौन सी रेफरेंस बुकें हमें पढ़नी चाहिए, कार्टोग्राफी में क्या पढ़ें, थॉट में हम क्या पढ़ें, फिजिकल ज्योग्राफी में क्या पढ़े, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, या जो संबंधित टॉपिक है आर्थिक राजनीतिक भूगोल से संबंधित, उनमें कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए और किन पुस्तकों से पढ़ने से हम पहली बार में ही इस परीक्षा को क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो 12th लेवल के सिलेबस में क्या एग्जामिनर ने चेंज किया है उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज 12th लेवल में जो भौतिक भूगोल का पहलू है उसके अंदर एग्जामिनर ने अक्षांश, देशांतर, पृथ्वी की गतियां, मतलब घूर्णन है, परिक्रमण है, इसको जोड़ा है। इसके साथ भू आकृतिक प्रक्रिया और भू आकृतियां जो होती है, भू आकृति मतलब जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो होते हैं, कि किस प्रकार से हमारी भूगर्भिक क्रियाएं चलती है, भूगर्भिक जो आपके प्रोसेस है उनको क्या किया गया है, शामिल किया गया। हाँ, ये कह सकते हो इसके अंतर्गत
वो जियोमॉर्फिक प्रोसेस के अंतर्गत हटाने के टॉपिक जो हटाए गए हैं तो हम कह देंगे कि साहब कि जो पवने हैं, बहता पानी है, हिम नदों के कार्य हटा दिए, तो ये नहीं पढ़ने पड़ेंगे। नहीं साहब, पढ़ने पड़ेंगे। इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि जब आपके शब्द ही क्या दे दिया, भू आकृतिक प्रक्रिया, जियोमॉर्फिक प्रोसेस दे दिया, तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस देने में ये सारी चीज़ कवर हो जाती है, इवन बढ़ जाती है। इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि इसमें परा हिमानी भी क्या हो जाती हैं, शामिल हो जाती है। कास्ट वाली आकृतियां भी क्या हो जाती हैं, शामिल हो जाती है। तो इन्होंने क्या किया, स्मार्टली काम करते हुए कि केवल पवनों के द्वारा, जल के द्वारा या हिमनदों के द्वारा निर्मित जो आकृतियां हैं, चाहे वो अपर्दन की हो, चाहे वो निक्षेप की हो, उनको हटा के उसकी जगह बड़ा प्रोसेस, जियोमॉर्फिक पूरा प्रोसेस आपके क्या कर लिया, शामिल कर लिया। तो उसमें टेक्निकल शब्दावलियाँ कि भाई क्या होते हैं आपके, अपघर्षण क्या होता है, सन्निघर्षण क्या होता है, जलज क्रिया क्या होती है, इन सब चीज़ों पर, इन सब पहलुओं पर अध्ययन करने के साथ इनके अलावा भी जो और प्रक्रियाएं हैं जिनसे आपके अपर्दन क्रिया होती है, उनको भी पढ़ना पड़ेगा। तो सिलेबस कम नहीं हुआ है, बड़ा है। क्या है, बड़ा है। ठीक है। अच्छा, फिर साहब इसी के अंतर्गत अगर आप देखें भौतिक के अंदर, अच्छा इसमें प्लेट विवर्तनिक हटा दिया, तो यहाँ से हटाया गया है, पर प्लेट विवर्तनिक को आगे क्या कर दिया है, इन्होंने जोड़ दिया है। तो आप कहोगे सर आगे वाले सेक्शन के अंतर्गत इन्होंने प्लेट टेक्टोनिक को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। ठीक है। तो हमारे स्नातक वाला जो पार्ट है उसके बाद अपन जाते हैं तो आपके, हाँ, भू आकृति। इसमें पीजी लेवल में पर्वत निर्माणकारी के साथ प्लेट विवर्तनिक को ऐड कर दिया है ना। तो पीजी वाली जो परीक्षा होगी, पीजी वाला जो स्तर होगा, उसमें इस प्लेट टेक्टोनिक को तो यहाँ से हटाया पर वहाँ कर दिया। तो इसका मतलब आप कहोगे सर हटाने के नाम पे कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा हमारा सेक्शन क्या कर दिया, बढ़ा दिया है। ठीक है। अच्छा, फिर साहब क्या है, फिर साहब भौतिक भूगोल के साथ भारतीय वाला पार्ट, उसमें क्या जोड़ा, जनांकिकीय विशेषताएं जोड़ी है ना। जनसंख्या जो थी, जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि, ये सब तो हटा दिए इन्होंने, ये सब तो क्या कर दिए, हटा दिए। पर इस सब के साथ जनांकिकीय जो और पहलू होते हैं, अब आपको ये सब कैसे, जैसे लिंगानुपात होता है, बाकी सब चीज़ों को थोड़ा सा क्या कर दिया, और भविष्य में क्या उनकी रूपरेखा होगी, उनका स्वरूप क्या होगा, तो इस तरह से जनसंख्या के पहलू को कम नहीं किया, उसको थोड़ा सा विस्तार से क्या है इन्होंने प्रस्तुत किया। हाँ, ये जरूर है कि भौतिक के अंतर्गत एक आपके टॉपिक हुआ करता था इंसोलेशन का, सूर्य तप का, है ना, हीट बजट सूर्य तप, उसको इन्होंने क्या कर दिया है, हटा दिया है। ठीक है। ओके, चलो फिर इसके अलावा परिवहन और संचार भारत में ऐड कर दिया है, और पर्यावरणीय मुद्दों को क्या कर दिया है, जोड़ दिया। यहाँ आप देखोगे पर्यावरण प्रदूषण और सतत विकास था, उसको हटा दिया। तो एक तरह से पर्यावरण प्रदूषण, सतत विकास, पर्यावरण मुद्दों का ही क्या हुआ करता था, भाग हुआ करता था। तो वही चीज़ रखी है, बस उसमें उसको अलग अलग ना करके एक नाम देके, पर्यावरणीय मुद्दे देके थोड़ा बड़ा स्वरूप कर दिया, जिसमें हमको थोड़ा सा सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों को ज़्यादा वृहद रूप के अंदर क्या है, थोड़ा सा देखना होगा। ठीक है। देन फिर इन्होंने क्या किया है, प्रायोगिक भूगोल के अंतर्गत आपके स्थानीय सूचना प्रौद्योगिकी, जिसको जीआईएस कहते हैं, उसको तो रखा ही है। देन डेटा का चित्रात्मक निरूपण, स्थलाकृतिक मानचित्र, मौसम मानचित्र और चार्ट, मतलब कार्टोग्राफी वाला जो सेक्शन है उसमें ज़्यादातर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को क्या है, बढ़ाया। जीआईएस को इन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा ऐड करके, जीआईएस पहले भी था पर इसके अंतर्गत थोड़ा सा भौगोलिक सूचना तंत्र को और ज़्यादा विस्तृत करा है। ठीक है। हाँ, सांख्यिकी जो पहलू हुआ करता था, जिसको हम मीन मोड मीडियन कहा करते थे, प्लेन टेबल सर्वेक्षण हुआ करता था, मानक विचलन, कोरिलेशन, ये सब जो हुआ करते थे, इनको इन्होंने क्या है, हटा दिया। तो सांख्यिकी जो आते थे, इसमें क्या प्रश्न बनाना भी बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि साहब आपके मानक विचलन है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का सूत्र फॉर्मूले से उसको सॉल्व करना था, तो उस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाना मुश्किल पड़ता था, इसलिए इसको हटा दिया। हाँ, इनकी जगह पर जैसे मौसम मानचित्र है, स्थलाकृतिक मानचित्र, तो जितने स्थलाकृतिक मानचित्र अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनके आरएफ से लेकर उनसे संबंधित विविध प्रकारों के ऊपर वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा हो गया आपके लिए, क्योंकि जो संख्यात्मक विद्यार्थी फंसते थे, सर हमको मीन मोड मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं आता, कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट पढ़ना पड़ता था, वो सब याद नहीं होते थे, गणितीय जो पहलू होता था वो करीब करीब आपके हट गया। तो एक बहुत अच्छा पहलू आपको यहाँ पर ये मिला कि ये पार्ट क्या हो गया, संख्यात्मक रूप से हट गया है। ठीक है। पर
थोड़ा इसके माध्यम से जेपी शर्मा जी की किताब को पढ़ना अब थोड़ा सा ज़्यादा आवश्यक हो गया, क्योंकि जब ये जोड़ा है ना इन्होंने, चार्ट वगैरह जोड़े, तो कितने प्रकार के चार्ट होते हैं, आपके पाई चार्ट किसे कहते हैं, मल्टीपल बार चार्ट क्या होते हैं, वो सब होते हैं, तो उनको इन्होंने शामिल कर लिया। अब उसमें चूंकि पहली बार शामिल किया तो चार्टों के बारे में बेसिक चीज़ पूछेगा कि ये चार्ट किन किन चीज़ों का निरूपण करते हैं, कहाँ कहाँ इनका उपयोग होना चाहिए, और उसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं, राजस्थान बोर्ड एनसीईआरटी की किताबों के साथ जेपी शर्मा जी की बुक पढ़ी जाए कार्टोग्राफी मानचित्रण में, तो आराम से कवर हो सकती है। ठीक है, चलो, तो ये तो है साहब हमारे उच्च माध्यमिक स्तर में 12th में, जिसके अंदर प्लेट विवर्तनिक को हटा के पीजी लेवल में जोड़ दिया गया है। बहते हवा हिमनदों के कार्य या बहते पानी वाला जो है पहलू रनिंग वाटर वाला, उन सबको एक तरह से किसमें, भूआकृतिक प्रक्रिया में क्या कर लिया है, शामिल कर लिया। पर इसमें फिर और भी चीज़ें आ जाएंगी, इसके अंतर्गत आपके भूमिगत जल के कार्य, इसके अंतर्गत पराहिमानी, ये सब भी हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सूर्य तप हमारा इंसोलेशन हटा दिया गया है, इंसोलेशन को इन्होंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, और जनांक की विशेषताएं, परिवहन, संचार वगैरह, ये भारत में जोड़ा है, और प्रायोगिक भूगोल को थोड़ा सा रेशनल बनाया, प्रायोगिक भूगोल की तरफ से जोड़ के रखा है, क्योंकि स्कूल में अधिकतर आपको चार्ट वगैरह बताना होता था, मीन मोड मीडियन अधिकतर गणितीय पहलू होते थे, उनको क्या है इन्होंने रिमूव कर दिया है। ठीक है, चलो, इसके अलावा ग्रेजुएशन लेवल के अंदर अगर हम देखें तो क्या नए जोड़े हैं और क्या हटाएं, तो नए जोड़े टॉपिक में भौतिक भूगोल के अंतर्गत देखें तो भूगर्भीय समय सारणी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई विद्यार्थी कहते हैं कि सर ये हमको समझ में नहीं आ रही, जबकि बहुत सरल होता है ये। जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ईऑन, एरा, पीरियड, इपोक वगैरह, इन सब का अध्ययन, क्या होता है पेलियोजोइक, क्या होता है मेसोजोइक, क्या होता है सेनोजोइक, इन सब के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। ये बेसिक चीज़ होती है, इसको पढ़ना चाहिए। तो इस बार उन्होंने शामिल करके बहुत अच्छा किया, अधिकतर जने इसको पढ़ते रही थे, परंतु हम उत्कर्ष परिवार के थ्रू ये शामिल नहीं भी था तो भी हम विद्यार्थियों को करवाते थे, इसलिए कराते थे क्योंकि यही एक आधार है जिस आधार पर आप पृथ्वी को समझ सकते हो कि उसका निर्माण अलग अलग समय में किस किस प्रक्रियाओं से हुआ है। ठीक है, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल, पृथ्वी की उत्पत्ति, इसलिए उत्पत्ति से संबंधित जो मत है पृथ्वी के वो भी हमारे इंपॉर्टेंट हो गए। वायु राशि और वाताग्र, ये इंपॉर्टेंट हुआ, जैसे सूर्य तप हटाया तो यहाँ पर वायु राशि वाताग्र रखा है। ठीक है, अच्छा, ग्रेजुएशन में जो हटाया है एक चीज, वो कौन भी हटाया, वो तापमान का व्युत्क्रमण भी हटाया, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। क्या है, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, तापमान का प्रतिलोमन, कि ऊंचाई पे जाने पे तापमान घटना चाहिए पर तापमान बढ़ जाता है, तो उस वाले टॉपिक को हटा दिया गया है। ठीक है, अच्छा, पर उसकी जगह ये वायु राशि या वाताग्र वगैरह जो रखा है, तो वाताग्र जो है जैसे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, वर्गीस की थ्योरीज है वो वगैरह, ये सब पढ़ना होता है। तो एक तरह से थोड़ा सा इन्होंने नेट जीआरएफ की तरफ जाने वाले सिलेबस की तरफ आपका रुख किया है, तो ऐसे में उन विद्यार्थियों को बहुत अच्छा फ़ायदा होगा जो इस सिलेबस के साथ साथ पीजी करने के साथ आपके नेट जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका थोड़ा सा सिलेबस नेट जीआरएफ का क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और क्या जोड़ा है, मानव भूगोल में मानव बस्तियां शामिल कर रही है, ह्यूमन सेटलमेंट्स को, तो बस्तियों के प्रकार वगैरह ये अब हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर भौगोलिक चिंतन में अरब भूगोलवेता, पहले क्या होता था, यूनानी ग्रीको रोमन पढ़ना होता था, आधुनिक भूगोलवेताएं पढ़ने होते थे, हम्बोल्ट, रिटर वगैरह के, उसके साथ अरब भूगोलवेता, इब्न सीना, इब्न बतूता, है ना, इन सबको भी हमको क्या करना होगा, स्टडी करना, क्योंकि अरब भूगोलवेता रीजनल ज्योग्राफी को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं, तो उनका भी योगदान है ना, उनके बारे में भी हमको जानना जरूरी है कि किसका क्या योगदान है, कैसे। ये पहले मिसिंग हुआ करता था, पहले क्या होता था कि प्राचीन काल के भूगोलवेता, आधुनिक भूगोलवेता रहते थे, मध्यकाल के भूगोलवेता हम नहीं पढ़ पाते थे, तो लिंक नहीं कर पाते थे कि भाई बीच में एकदम कैसे गैप हो गया, तो उस गैप को ये फुलफिल कर देगा कि ग्रीको रोमन, यूनानी रोमन भूगोलवेता और उसके बाद आधुनिक भूगोलवेताओं के बीच में जो अरब भूगोलवेताओं, उनका योगदान भी हमको पढ़ना। और ये चीज़ मैं फिर कहना चाहूँगा कि साहब जो फर्स्ट ग्रेड के साथ नेट जेआरएफ करना चाह रहे हैं उनके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि उनमें इसको शामिल किया गया है। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान में वन्य जीव, पशुधन, जनांकीय विशेषताएं, कृषि को क्या किया गया है,
शामिल किया गया है। जैसे जनांकिकी कर दिया तो जो जनसंख्या का वितरण घनत्व वगैरह था उसको क्या है, हटा दिया। अच्छा, मरुस्थलीकरण हटा दिया गया है, पर कोई मतलब नहीं है हटाने का। इसलिए हटाने का मतलब नहीं है क्योंकि जो हमारा उच्च माध्यमिक 12th लेवल है उस लेवल के अंदर ये जो शब्द दे रखा है पर्यावरणीय मुद्दे, इसमें वो ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। मतलब केवल प्रदूषण को हटा दिया पर पर्यावरणीय मुद्दे रख लिए तो प्रदूषण भी पढ़ना पड़ेगा और एक तरह से ये मरुस्थलीकरण, तो एक तरह से मरुस्थलीकरण पर्यावरणीय मुद्दों में क्या हो जाएगा, 12th लेवल पे अपन को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको सर इसका मतलब ये हुआ कि हटाने के नाम पे कुछ नहीं हटाया, बाकी उसको थोड़ा सा तार्किक तर्कसंगत पीजी करने के साथ जब आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो तो उसकी तरफ उन्मुख किया है थोड़ा सा। जैसा कि आरपीएससी कर ही रहा है कि सब हम यूपीएससी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा लेवल बढ़ाने के लिए कह रहा है कि अब थोड़ा सा अच्छा स्टैंडर्ड से पढ़ो। और ज़रूरी भी है क्योंकि बीच के टॉपिक जो मिसिंग हुआ करते थे ना, उन मिसिंग टॉपिक को जोड़कर उसकी क्रमिकता को क्या है ये पूर्णता से प्रस्तुत करना चाहता है। ठीक है, तो देखो वापस से रिपीट कर देता हूँ। 12th लेवल में भौतिक भूगोल में अक्षांश, देशांतर, पृथ्वी की बेसिक चीज़ थी, भूआकृतिक प्रक्रिया और भू आकृतियाँ कौन कौन सी होगी, तो इन सब के अलावा और भी जो होगी उन सबको है। अच्छा, फिर भारत में जनांकिकी विशेषता, परिवहन, संचार को जोड़ दिया, पर्यावरण मुद्दे जोड़ दिए। प्रायोगिक भूगोल में जीआईएस था स्थानिक था, उसके अलावा डेटा का चित्रात्मक निरूपण, स्थानिक मानचित्र, मौसम मानचित्र और चार्टों को क्या कर दिया, जोड़ दिया गया है। ठीक है, फिर इसके अलावा हटाए गए टॉपिक में प्लेट विवर्तनिक को पीजी लेवल में ले दिया, ये आपके भू आकृतिक का ही पार्ट हो गया, सूर्यताप हट गया है, इंसोलेशन अब अपन को नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और जनसंख्या वितरण वगैरह सब जो है ये एक तरह से जब हम जनांकी की विशेषताएं पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत आ जाएगा। और पर्यावरण प्रदूषण वगैरह ये सब पर्यावरणीय मुद्दों में आ गया। प्रायोगिक भूगोल में सांख्यिकी को हटा दिया, ये कह सकते हो ये एक आपके लिए बेहतर चीज़ हुई, सांख्यिकी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी। पर मुझे लगता है ये प्लेन टेबल सर्वेक्षण रखना चाहिए था। ये इसलिए रखना चाहिए क्योंकि स्कूल के अंदर प्लेन टेबल सर्वेक्षण के अंदर क्या जरीफ, क्या फीता होता है, प्लेट के मापक क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, ये हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए। क्योंकि स्कूल में 11वीं 12वीं में भूगोल के प्रैक्टिकल कराने में प्लेन टेबल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये गलत किया है मेरे मानने से, मेरा अनुमान है, बाकी हटाया है तो अब उस पर क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल के अंदर इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, तापमान का व्युत्क्रमण, मतलब ऊंचाई पे तापमान घटना चाहिए, उसकी जगह जो बढ़ता है उस टॉपिक को हटा दिया गया है। उसकी जगह हमारे वाताग्र, वायु राशियाँ, एयर मासेस को जोड़ दिया गया है। पृथ्वी की उत्पत्ति को जोड़ दिया, भूगर्भिक समय सारणी जोड़ दिया। राजस्थान से जनसंख्या वितरण, घनत्व, मरुस्थलीकरण है। मरुस्थलीकरण एक तरह से आपके क्या है, पर्यावरणीय मुद्दों में भी शामिल हो जाता है। मानव बस्तियां जोड़ी है, अरब भूगोल बेता जोड़े हैं। राजस्थान में वन्य जीव, पशुधन, ये इंपॉर्टेंट जुड़ गया, पशुधन। अब इसके आधार पर पशुओं की नस्लें, अनुसंधान केंद्र, इन पे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। और जनसंख्या की जगह जनांकिकीय विशेषताएं दे दी तो वो सब जनसंख्या कवर हो गई इसी में, है ना, उसके अंदर आएंगे। और कृषि को भी इसमें क्या कर दिया गया है, शामिल, तो थोड़ा सा रोल बढ़ा दिया है ना, कृषि और पशुधन से राजस्थान का रोल थोड़ा सा इंक्रीज कर गया है। ठीक है, अच्छा, फिर पीजी लेवल पर, पीजी लेवल पे आप देखोगे सर इसमें तो बहुत सारा चेंज हमको क्या है दिखाई दे रहा है, बिल्कुल इसमें काफ़ी चेंज है। जैसे भौगोलिक थॉट के अंदर मात्रात्मक क्रांति, प्रत्यक्षवाद, क्रांतिकारी भूगोल, मानववादी भूगोल, अपवादवाद और यथार्थवाद, मतलब एक तरह से आधुनिक जो भूगोल चिंतन की प्रवृत्तियां हैं उसमें जो नई चीज़ें आ रही हैं उनको, पहले भी हुआ करता था पर उसको स्पेसिफाइड कर दिया, उसको ज़्यादा स्पेसिफाइड कर दिया इन्होंने कि साहब जो आधुनिक मत हुआ करते थे वो क्या क्या आ गए, क्या होता है क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन, है ना, कैसे भूगोल में सांख्यिकी का उपयोग हुआ उनके बारे में, प्रत्यक्षवाद क्या है उसके बारे में, है ना, आपके रिवोल्यूशनरी ज्योग्राफी क्या है जिसके अंतर्गत आपके अतिवाद का जो स्वरूप है उसको भी हमको पढ़ना है। मतलब विचार है, भूगोल में कौन सा विचार था, उस विचार से किस चीज़ को बढ़ावा मिला पढ़ाई में, वो चीज़ों को हमको पढ़ना है ना। मानवतावादी भूगोल, अपवादवाद, एक्सेप्शनलिज्म, अगस्ता कामटे का, वो हमको देखना पड़ेगा। यथार्थवाद, वास्तविकता में देखो क्या चल रहा है, कल्पनाओं में ही मत चलो। ठीक है, उन सब के विचारकों, उन विचारकों के द्वारा क्या क्या विचार देके भूगोल के विषय को बढ़ाया गया उसको जोड़ा है। ठीक है, फिर पीजी में भूआकृतिक में महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति, प्लेट विवर्तनिक, जैसे मैंने कहा 12th से यहाँ ले लिया।
पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया और अपर्दन चक्र। अब देखो ये जो अपर्दन चक्र ले लिया ना, तो ये भी एक तरह से आपके डेविस पेंग के अपर्दन चक्र सिद्धांतों को क्या करता है, क्लियर करता है। और जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस है, जो अलग अलग अपर्दन की प्रक्रियाएं, उनको क्या करता है, कवर करता है। ठीक है। आर्थिक भूगोल में हुआ लॉस, इसार्ड और स्मिथ की विचार, खासकर जैसे हम पहले क्या करते थे, पढ़ते थे औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत। ठीक है। तो औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत केवल वेबर का ही पढ़ लेते थे, अब वेबर के साथ और भी हमको लॉस का भी क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत को थोड़ा आर्थिक को उन्होंने बढ़ा दिया। ठीक है। औद्योगिकरण और औद्योगिक खतरों के कारण पर्यावरण, वही पर्यावरण से मुद्दा है, उसमें केवल औद्योगिक पहलू को उन्होंने जोड़ दिया। नगरीय भूगोल के अंदर इससे पहले आप देखोगे तो हमने क्या भी जोड़ा था, नगरीय अधिवासों को, मतलब अधिवास, मानवीय जो अधिवास है उसको, मानव बस्तियां जो है, अधिवास है, उसको जोड़ा था। इसमें क्या करा है उसमें पीजी लेवल में कि नगरीय आकृति विज्ञान है ना, जिसको हम एक तरह से ये कह सकते हैं अर्बन मॉर्फोलॉजी, उसको शामिल कर लिया। कैसे नगर विकसित होता है, नगर में सीबीडी क्या होता है, इसके अंतर्गत क्रिस्टॉलर का एक मॉडल मिसिंग होता था पहले, उसको इन्होंने शामिल कर लिया। सीपीटी बोलते हैं इसको हम शॉर्ट के अंदर, सेंट्रल प्लेस थ्योरी। ठीक है। पर इसके साथ साथ आपके जेके जेफ का कंसेप्ट जो है, रैंक साइज रूल जो है, प्राइमेट सिटी का कंसेप्ट है, इन सबको भी हमको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो नगरीय आकृति विज्ञान संरचना के सिद्धांत है, उनमें हमको ये क्या है। तो ये थोड़ा अच्छा किया कि अधिवास भूगोल देके उस अधिवास में नगर से जुड़ी हुई आकारिकी को भी इन्होंने शामिल कर लिया है। ठीक है। ये एक अच्छा किया, क्योंकि मिसिंग होता था इसमें, क्या छोड़े क्या पढ़े, इसमें थोड़ा सा विद्यार्थी कन्फ्यूजन वाली स्थिति में होता था कि सर ये पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तो फिर टीचर भी बोलता था कि यार बेटा ये तो दे तो नहीं रखा सिलेबस में, अब कैसे पढ़ाएं। अब पूरा आ गया है। अब चूंकि नगरीय आकृति विज्ञान, अर्बन मॉर्फोलॉजी ले ली, तो अब लगभग नगर से जुड़े हुए सारी चीज़ों को हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। हटाया क्या है, कृषि भूगोल में कृषि प्रणाली, कृषि स्थान सिद्धांत, भूमि उपयोग, पैटर्न, नवाचार। अब जैसे कृषि स्थान सिद्धांत है, पर वो ऑलरेडी है, रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ है, वो रखा हुआ है आपके वॉन थ्यूनेन के रूप में, तो वो पढ़ना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा देखना, हल्का सा देखना जाना। हाँ ये है कि कृषि प्रणालियों को हमको क्या, अलग अलग कृषि के प्रकार छोड़ने पड़ेंगे। पर जब कृषि पढ़ोगे आप नॉर्मल, जैसे आप यहाँ पढ़ोगे कहाँ पर कि कृषि राजस्थान में, तो यहाँ पर भी आपको बताने पड़ेंगे कृषि के कौन कौन से प्रकार होते हैं, कैसे होते हैं, तो थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। देन फिर इसके अलावा नवाचार का प्रसार, ये जो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन हुआ करता था, ये थोड़ा डायनेमिक टॉपिक हुआ करता था, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। वैसे थॉट में हम थोड़ा बताते हैं, उसको थोड़ा सा इन्होंने हटा दिया है। अच्छा, पीजी लेवल में जनसंख्या भूगोल में जनसंख्या के सिद्धांतों को हटा दिया, प्रवास के सिद्धांतों को हटा दिया है, और आपके जनसांख्यिकी संक्रमण का जो सिद्धांत है उसको क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। ठीक है। उसको क्या है, आपके सेक्शन को वो किया है। ठीक है। कहानी समझ में आई। हाँ, स्पाइक नहीं, ये जोड़ा है, नवाचार डिफ्यूजन जोड़ा है, बिल्कुल। हाँ ये अपने ऐड हुए हैं, हटाए नहीं गए, ये नए जो, हाँ ये मैं वही सोच रहा हूँ, इसको हटाया नहीं, इसको जोड़ा गया है, इसको जोड़ा गया, इसको हटाया नहीं है। कृषि प्रणालियाँ इनको रखा हुआ है, ये ध्यान रखना। ये अपना, ये थोड़ा पीजी लेवल जो है ना, इसके अंदर इन्होंने क्या किया है, इसको ऐड किया है ना, इसको हटाया नहीं है। ये कृषि भूगोल में भी ऐड किया है। क्या ऐड किया है, कृषि प्रणाली को ऐड कर लिया, कृषि स्थान सिद्धांत जो आपके वॉन थ्यूनेन का होता था। ठीक है। भूमि उपयोग, पैटर्न, नवाचार का प्रसार, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, ये जोड़ा, ये इंपॉर्टेंट है, मेरे को ध्यान आया। हाँ इसको हटाया नहीं, इसको ऐड किया गया। और इसको ऐड करने के पीछे ये है कि हम क्या क्या नई चीज़ों की, नई प्रवृत्ति क्या ला रहे हैं, उसको क्या किया गया है, ऐड किया गया है ना। फिर जनसंख्या भूगोल में जनसंख्या के सिद्धांत, प्रवास के सिद्धांत, जनसंख्या के संक्रमण, थॉमसन और नोटेस्टिन का सिद्धांत, ये जोड़ा है। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, थोड़ा पीजी लेवल को थोड़ा तार्किक तर्क संगत बनाए। पर पता है पीजी लेवल में क्वेश्चनों की संख्या कम है, पर उस क्वेश्चनों की संख्या को ये क्या करेंगे, बढ़ाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि तभी इतने सारे सेक्शन को क्या कर पाएंगे, कवर कर पाएंगे। फिर इसके अलावा जनसंख्या की समस्याएं और पर्यावरणीय निहितार्थ, जो जनसंख्या है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन वगैरह, इसको भी हमको पढ़ना पड़ेगा। राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत भी ऐड हुआ है, और राजनीतिक भूगोल के अंदर राजनीतिक भूगोल का अध्ययन करने का दृष्टिकोण ऐड किया है, और स्पाइकमैन और महान का कंसेप्ट, खासकर स्पाइकमैन की जो अवधारणा है रिमलैंड को, जियो आपके पॉलिटिकल थ्योरी है रिमलैंड, उसको इन्होंने क्या है, ऐड कर दिया है ना। तो स्पाइकमैन और महान की
अवधारणाओं को अब हमको क्या करना है, पढ़ना है। हाँ, हटाने वाला चीज़ क्या है वो मैं बता देता हूँ। भू आकृति विज्ञान में भू आकृतिक मानचित्रण का उपयोग, पर्यावरणीय भू आकृतिक विज्ञान, इसको हटा दिया गया। ये क्यों हटाया, एनवायरमेंटल वाला पार्ट क्यों हटाया इन्होंने, भू आकृतिक मानचित्रण का अनुप्रयोग जो था वो क्यों हटाया। ये क्या है, अपर हायर लेवल के अंदर पढ़ा जाता था, ये पीजी से भी अपर लेवल पे क्या है चला जाता था, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती थी, इसलिए इसको क्या कर दिया, हटा दिया। हाँ, इसके साथ नगरीय भूगोल में अम्लैंड नगर नियोजन के सिद्धांत, तो नगर की जो प्लानिंग से संबंधित सिद्धांत है वो हटाए, पर उसकी जगह अगर आप नोटिस करोगे नगरीय भूगोल में नगरीय आकृति सिद्धांत, जियोमॉर्फोलॉजी दे दिया, अर्बन मॉर्फोलॉजी दे दिया। तो अर्बन मॉर्फोलॉजी दे दिया ना, तो हल्का फुल्का अम्लैंड वगैरह थोड़ा बहुत हमको पढ़ना पड़ेगा, है ना। फिर इसके अलावा राजनीतिक भूगोल में राजनीतिक भूगोल का विकास हटाया, कैसे डेवलप हुआ राजनीति, पर उसकी दृष्टिकोण को बनाए रखा हुआ है कि राजनीतिक भूगोल का अध्ययन करने की जो विचारधारा है कि थॉट प्रोसेस है उसको तो रखा हुआ है, ठीक है। और एस.बी. जोन्स द्वारा राजनीतिक का एकीकरण सिद्धांत, इसके अंदर क्या है, चेन थ्योरी कहलाती है, इसको हम चेन थ्योरी बोलते हैं कि कैसे कोई राज्य बनता है, ठीक है। तो चेन थ्योरी को क्या है हटा दिया, तो छोटी थी, बहुत छोटी सी सिद्धांत था, कैसे इजराइल बना, कैसे पाकिस्तान का निर्माण हुआ, उससे संबंधित था, मुश्किल से 10 मिनट का टॉपिक था, उसको इन्होंने थोड़ा सा हटा दिया। बट इसको हटाने के साथ जब ये जो जोड़ा है ना महान स्पाइकमैन, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने ही राजनीतिक भूगोल को एक वैश्विक पहचान क्या है दी है। और इसमें जो राजनीतिक भूगोल का अध्ययन करने के दृष्टिकोण है, ये जो दृष्टिकोण है ये इम्पॉर्टेंट है कि भाई कैसे राजनीतिक भूगोल बना और राजनीतिक भूगोल में किस किस कालखंड के अंतर्गत कौन कौन सी विचारधाराओं ने राजनीतिक भूगोल को विकसित किया है, उन सबको क्रमिकता से अब हमको पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे में उसी क्रमिकता में उल्लेख करना पड़ जाता है किसका, जोन्स साहब की चेन थ्योरी का। तो चेन थ्योरी का जब उल्लेख करना पड़ता है तो एक तरह से चेन थ्योरी हल्की फुल्की तो आपको वापस से देखनी पड़ेगी। तो फिर आप कहोगे सर कुल मिला के हटाने से ज़्यादा पहलू क्या किया है, जोड़ा है। हटाया कुछ नहीं है, एक तरह से उनको जो पहलू थे वो बिखरे हुए थे, एक सिंगल शब्दों में थे, उनका व्यापक अवधारणात्मक स्वरूप क्या है इन्होंने प्रस्तुत किया है, ठीक है। तो कहने को आपका नया सिलेबस आ गया है, नए सिलेबस के टॉपिक आपको मिल गए। अब आप कहोगे सर ये सारा हमको पीडीएफ में मिल जाएगा कि कौन से जोड़े कौन से हटाए, बिल्कुल। ये जो आपके कमेंट बॉक्स में साइड के अंदर ऊपर आपके इंस्टा का लिंक आता है, वो उसके ऊपर, सॉरी आपके टेलीग्राम का लिंक है, इंस्टा मैंने गलत बोल दिया, टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम पे लिंक पे क्लिक करोगे आफ्टर क्लास तो आपको ये पूरी क्लास का पीडीएफ क्या है आपको मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो टोटल 150 क्वेश्चन है जिसमें 120 ज्योग्राफी के हैं। अभी हो सकता है इसमें शायद वो चेंज करें क्योंकि पीजी के अंदर जितने टॉपिक जोड़े हैं उसके हिसाब से जो क्वेश्चनों की संख्या है वो अभी कम है, तो उसको बढ़ाने की क्या है आवश्यकता है, ठीक है। और बाकी जो शिक्षण विधियाँ हैं वो नॉर्मल है जो बाकी आपके तरह है, तो उस तरह से, ठीक है। तो ये है एक आपका छोटा सा पाठ्यक्रम का तुलनात्मक विश्लेषण जिसमें तार्किक बनाया है, टॉपिक जो छोटे दे रखे थे बिखरे हुए उसको क्रमिक रूप में पढ़ने की कोशिश करी है आरपीएससी ने, उसका बड़ा अवधारणात्मक रूप दिया है। इसका मतलब है कि आपको वो विषय पूरा सा समझ में आ सके। तो अब आपको बिना व्यर्थ गवाए, बिना समय को ऐसे किए कि भाई मैं पढ़ लूँगा, नहीं, अब रणनीतिक रूप से करना है। हाँ, ये ज़रूर है, एक दिन मैं आपको जल्दी ही बुक्स के ऊपर एक छोटा सा सेक्शन बता दूंगा कि किस बुक से कौन सा टॉपिक कवर किया जा सकता है, और किताबें पढ़नी पड़ेगी। पर अगर आप थोड़ा सा लगता है कि नहीं सर रेगुलर क्लासेस है, तो रेगुलर क्लासेस नोट्स से भी पढ़ोगे तो काम हो सकता है, बट मैं आपसे रिकमेंड करूँगा, आपको कहूँगा कि प्लीज़ बुक्स ज़रूर पढ़ो, क्योंकि अगर बुक्स नहीं पढ़ोगे तो उससे आपका खुद का शैली जो है वो विकसित नहीं हो पाएगी। इसलिए एनसीईआरटी राजस्थान बोर्ड के अलावा रेफरेंस बुकों को पढ़ना ज़रूरी है। उसके ऊपर जल्दी ही मैं एक छोटा सा वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी को आज का सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आपको अगर कोई कमेंट, कोई क्वेरी है तो बिल्कुल आप कमेंट में हमसे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।